अ, सभी को नमस्कार। काफ़ी दिनों से कई बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि देवनागरी लिपि पर वीडियो बनाइए, तो आप लोगों की डिमांड पर आज मैं देवनागरी लिपि पर बात करूंगी। वैसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है, तो ये जान लेना आवश्यक है कि देवनागरी लिपि क्या है, इसकी क्या विशेषताएं हैं और देवनागरी लिपि का मानकीकरण किस प्रकार किया गया है। तो ये जो टॉपिक है आपका, ये जो मानक भाषा या मानक लिपि होती है वो भी इसी में इंक्लूड है। ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि देवनागरी लिपि या मानक भाषा मतलब देवनागरी लिपि किसे कहते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये कि लिपि किसे कहते हैं, कि भाषा को जिस तरह से लिखा जाता है उस तरह को हम लिपि का कहते हैं। कहने का मेरा मतलब है कि लिखित ध्वनि संकेत जो होते हैं वो लिपि कहलाते हैं। हिंदी की जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है, अंग्रेज़ी रोमन लिपि में लिखी जाती है, पंजाबी गुरमुखी में लिखी जाती है। इस तरीके से कई लिपि हैं। हमारा संबंध हिंदी से है तो हम देवनागरी लिपि की बात करेंगे। तो हिंदी की लिपि जो है वो देवनागरी लिपि है। भारत में दो लिपियां होती थी जिनमें भाषा लिखी जाती थी, एक थी ब्राह्मी लिपि और एक थी खरोष्ठी लिपि। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है और ये जो है 8वीं शताब्दी में जो देवनागरी लिपि का विकास हुआ था, इसे गुजरात के राष्ट्रकूट नरेश जो थे उनकी ये लिपि थी। ब्राह्मी लिपि के बहुत सारे जो हैं क्षेत्रीय रूप प्रचलित थे। इसमें से जो उत्तरी शाखा थी इसकी, मतलब ब्राह्मी लिपि की जो उत्तरी शाखा थी, उसी से जो है नागरी लिपि का विकास हुआ। देवनागरी लिपि को पहले नागरी लिपि कहते थे, तो इसी से नागरी लिपि का विकास हुआ और नागरी लिपि ही आगे चलकर देवनागरी लिपि कहलाई। जब ब्राह्मी लिपि जो थी उसकी जो उत्तरी शाखा जिससे कि नागरी लिपि का विकास हुआ था, जब इस लिपि में देव भाषा यानी कि संस्कृत को देव भाषा कहा जाता है, तो जब देव भाषा संस्कृत इसमें नागरी लिपि में लिखी जाने लगी, तब इसका नाम जो है वो देवनागरी लिपि पड़ा। क्योंकि ये देवों की भाषा इसमें लिखी जाती थी, इसलिए इसमें देव शब्द जोड़कर देवनागरी लिपि इसका नाम रखा गया। देवनागरी लिपि का प्रयोग हिंदी, मराठी और नेपाली ये इन भाषाओं को लिखने के लिए किया जाता है। इसके साथ साथ प्राचीन समय की अगर हम बात करेंगे तो प्राकृत और अपभ्रंश दोनों ही भाषाएं जो हैं देवनागरी लिपि में लिखी जाती थी। इसके बाद हम बात करेंगे कि देवनागरी लिपि की क्या विशेषताएं रही हैं या फिर उसको वैज्ञानिक लिपि कहा जाने के कारण क्या हैं कि उसको ये माना जाए कि वो वैज्ञानिक लिपि है। तो इसकी जो देवनागरी लिपि जो है रोमन और फारसी की तुलना में अधिक वैज्ञानिक लिपि मानी गई है। क्यों मानी गई है, उसका पहला कारण या हम कहेंगे कि उसकी पहली जो विशेषता है वो है वर्ण विभाजन जो है इसका वो काफ़ी वैज्ञानिक है। यानी कि इसमें स्वरों का एक अलग विभाजन है और व्यंजनों का अलग विभाजन है। स्वर और व्यंजन दोनों ही आप जानते हैं। स्वर वे होते हैं जिनका उच्चारण जो है बिना किसी अवरोध के किया जाता है, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है और जिनके उच्चारण में मुख विवर यानी कि मुंह और गले में पूरा जो ये हमारा बोलने वाला जो एक क्या कहते हैं ढांचा है, इसमें जब किसी भी प्रकार का अवरोध नहीं उत्पन्न होता जिन ध्वनियों के उच्चारण में, वो ध्वनियाँ जो हैं स्वर कहलाती हैं। और व्यंजन वे ध्वनियाँ कहलाती हैं जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है और जिनके उच्चारण में मुख विवर में उच्चारण अवयवों में कहीं ना कहीं कोई ना कोई अवरोध उत्पन्न होता है। स्वर आ ई जो ये हैं ये कुल मिलाकर 12 जो हैं ये 13 स्वर हैं और इसके अलावा जो हमारे व्यंजन हैं वो 39 व्यंजन हैं, 39 हमारे व्यंजन हैं। इन व्यंजनों और स्वरों को मिलाकर हमारे टोटल 52 स्वर हैं, 52 ध्वनियाँ हैं, जिन्हें अंग्रेज़ी में हम अल्फ़ाबेट्स भी कहते हैं और हिंदी में हम इन्हें वर्ण या अक्षर कहते हैं। तो इसमें जो ये इनके वर्ण हैं, स्वर अलग और व्यंजन अलग, ये जो विभाजन है ये काफ़ी वैज्ञानिक है, इसलिए इसे वैज्ञानिक लिपि कहा जाता है। दूसरी इसकी विशेषता है ये अक्षरात्मक है। इसका मतलब है कि जो देवनागरी लिपि है वो ध्वन्यात्मक ना होकर वो अक्षरात्मक या वर्णात्मक लिपि है। यानी कि इस लिपि में बहुत सारे अक्षर और बहुत सारी क्या नाम है वर्ण निहित हैं, वो सिर्फ ध्वन्यात्मक नहीं है। इसकी तीसरी विशेषता है समग्रता। समग्रता का मतलब है कि इसमें देवनागरी लिपि में जितनी भी ध्वनियाँ हैं समग्र ध्वनियों को अंकित करने की क्षमता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि एक वर्ण है हमारा न और एक है न,
तो ये दोनों ही जो हैं हमारी देवनागरी लिपि में अलग अलग तरीके से इनका उच्चारण किया जाता है। लेकिन जब हम अंग्रेज़ी की रोमन लिपि की बात करते हैं जिसमें अंग्रेज़ी लिखी जाती है, तो रोमन लिपि में ण और न दोनों के लिए एक ही अल्फ़ाबेट होगा, वो होगा एन। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जब दो अलग वर्ण हैं तो उन दोनों का अलग उच्चारण हमारे यहाँ संभव है, जो कि रोमन लिपि में संभव नहीं है। इसलिए हमारी जो भाषा है, हमारी जो लिपि है, वो लिपि अधिक वैज्ञानिक कहलाती है। तो देवनागरी लिपि में अलग अलग ध्वनियों के लिए अलग अलग वर्ण मौजूद हैं, जो कि रोमन लिपि में नहीं है। इसके साथ साथ यहाँ पर उच्चारण और लेखन में एक रूपता है, ये इसकी चौथी विशेषता है कि देवनागरी लिपि में उच्चारण और लेखन दोनों में एक रूपता है। एक रूपता का मतलब क्या है कि जो चीज़ हम बोलते हैं वही चीज़ हम लिखते भी हैं। यानी कि यहाँ पर किसी साइलेंट साइलेंट ध्वनियों का यहाँ पर कोई स्थान नहीं है। हमारे यहाँ कोई साइलेंट अल्फ़ाबेट नहीं होता। जैसे कि हम रोमन लिपि की बात करेंगे तो जैसे हम नाइफ लिखते हैं तो उसकी स्पेलिंग है KNIFE, तो उसमें K जो है साइलेंट है। इसी तरीके से जब हम साइकोलॉजी लिखते हैं तो उसकी स्पेलिंग P से शुरू होती है, तो P इसमें साइलेंट है। ये साइलेंट ध्वनियों का हमारे यहाँ कोई स्थान नहीं है। यहाँ पर जो चीज़ लिखी जाती है वही चीज़, उसी चीज़ का वैसे ही उच्चारण किया जाता है। कुछ भी ऐसा नहीं लिखा जाता जिसका उच्चारण करते वक्त कोई जो वर्ण है वो साइलेंट रहे। पांचवी इसकी विशेषता है नियतता। इसका मतलब है कि यहाँ पर देवनागरी लिपि के लिए हर एक ध्वनि के लिए एक अक्षर नियत किया गया है, डिसाइड किया गया है। हर ध्वनि के लिए एक अक्षर यहाँ पर मौजूद है। जैसे कि हमको अगर क लिखना है, क से संबंधित हम जितने भी शब्द बनाएंगे उसमें क का उच्चारण क ही होगा, क का उच्चारण कुछ और नहीं होगा। लेकिन इसकी तुलना में अगर हम रोमन लिपि की बात करें तो यहाँ पर जैसे क के लिए बहुत सारी ध्वनियाँ उपलब्ध हैं। जैसे कि क, जैसे हम कैट लिखेंगे तो वहाँ पर सी जो है क के लिए प्रयोग किया गया है। इसी तरीके से अगर हम किंग लिखेंगे तो क के लिए के यूज़ किया गया है। क्वीन लिखेंगे तो क के लिए क्यू यूज़ किया गया है। अगर हम केमिस्ट्री लिखेंगे तो क के लिए CH लिखा गया होता है। तो ये जो इतनी सारी मतलब बहुरूपता है यहाँ पर, एक ही अक्षर की ध्वनि के लिए बहुत सारे शब्द जो मौजूद हैं, यहाँ पर अक्षर मौजूद हैं, वो देवनागरी लिपि में नहीं होते। और ये एक मतलब वैज्ञानिक लिपि होने के लिए ये एक अच्छी विशेषता मानी जाती है। इसके साथ साथ अगली विशेषता है निश्चितता। यहाँ पर जो है प्रत्येक वर्ण का एक निश्चित उच्चारण मौजूद है। यहाँ पर एक उच्चारण एक सा होगा, किसी भी रूप में उसका प्रयोग करेंगे उसका उच्चारण सेम ही रहेगा, उसमें कभी भी कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन जब हम रोमन लिपि की बात करते हैं तो एक ही वर्ण को अलग अलग तरीके से उच्चारण किया जाता है। जैसे कि कई शब्द मैं उदाहरण के तौर पर यहाँ पे बताना चाहूँगी। जैसे शब्द होता है बट, पुट, कैट और सिटी। इसमें मैंने दो अक्षर लिए हैं। जैसे बट और पुट में यू लिया है मैंने, तो बट में जो यू का उच्चारण है वो अ है और पुट में यू का उच्चारण ऊ है। ये हमारी देवनागरी लिपि में ऐसा नहीं होता। यहाँ पर जो उच्चारण निश्चित किया गया वही उच्चारण हर शब्द में होता है। इसी तरीके से जैसे कैट और सिटी शब्द है, कैट में जो सी का उच्चारण है वो क है और सिटी में जो सी का उच्चारण है वो स है। तो ये जो विविध रूपता है ये रोमन लिपि में हो सकती है, हमारी देवनागरी लिपि में ये बिल्कुल भी नहीं है। इसके साथ जो इसकी सातवीं विशेषता है वो है स्पष्टता। वैज्ञानिक लिपि वही मानी जाती है जिसमें स्पष्टता होती है। देवनागरी लिपि में स्पष्टता निश्चित है क्योंकि इसमें जो दो वर्ण हैं उनमें पारस्परिक साम्यता नहीं है। सारे वर्णों की अपनी अलग पहचान है, सारे वर्णों का अलग उच्चारण होता है और सारे वर्णों का प्रयोग जैसा होता है वैसा मतलब हर जगह होगा। उसका उच्चारण निश्चित है, उनका प्रयोग निश्चित है। तो यहाँ पर कोई अस्पष्टता नहीं है, सब चीज़ सारे वर्णों में उच्चारण में क्लियरिटी है। यही हम जब बात करते हैं इसकी रोमन लिपि की इसकी तुलना में, तो जैसे कि अक्षर है सी जब हम लिखते हैं और ई जो स्मॉल लेटर में ई लिखते हैं, तो वो दोनों लगभग जब हम एक फ्लो में लिख रहे होते हैं तो कभी कभी सी और ई एक जैसा सा लिखा जाता है। ये प्रॉब्लम हमें देवनागरी लिपि में नहीं आती। इसी तरीके से जब एम लिखते हैं, स्मॉल एम और स्मॉल एन,
तो दोनों को जब लिखने हम लगते हैं, जब फ्लो में एक बार लिखते हैं तो कभी कभी एम और एन में अंतर स्पष्ट कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। इसी तरीके से स्मॉल एल और आई, अगर हम लिखते लिखते कभी कभी हम आई के ऊपर बिंदी लगाना भूल जाएं तो एल और आई जो है वो सेम लगने लगते हैं। इसी तरीके से ओ और क्यू ले लीजिए, अगर हम ओ लिखें और क्यू लिखें, क्यू में हम एक नीचे जो हम एक क्या कहेंगे एक रेखा बनाते हैं, अगर हम बाई चांस वो थोड़ी अलग हट के बन जाए या वो ना लगा पाएँ तो वो क्यू जो है ओ जैसा ही दिखने लगता है। तो इसमें राइटिंग में प्रॉब्लम हो सकती है रोमन लिपि में। ये प्रॉब्लम हमारी क्या नाम है देवनागरी लिपि में नहीं हो सकती, क्योंकि देवनागरी लिपि में ये सब चीज़ें नहीं है, उसमें सब चीज़ों का उच्चारण और लेखन सब चीज़ जो है स्पष्ट है। इसी तरीके से 8वीं इसकी विशेषता है कि ये जो हमारी देवनागरी लिपि है इसमें कम अक्षरों से शब्दों का निर्माण हो जाता है। सेम उसी शब्द को अगर हम रोमन लिपि में लिखेंगे तो उसमें अधिक वर्ण, अधिक अल्फ़ाबेट्स की ज़रूरत हमें वहाँ पड़ेगी। फॉर एग्जांपल अगर हम इंग्लिश का एक शब्द ले लें स्कूल शब्द अगर हम इंग्लिश में लिखेंगे तो उसकी स्पेलिंग होगी SCHOOL, और उसको ही अगर हम हिंदी में लिखने लगे देवनागरी लिपि में अगर हम लिखेंगे तो आधा स क के नीचे ऊ की मात्रा और ल, तो कम अक्षरों में हमारा इससे काम चल जाता है। इसी के साथ 9वीं इसकी विशेषता ये है कि ये लिपि जो है काफ़ी सुंदर, कलात्मक और सरल है। इसको लिखना बहुत आसान है, इसको बोलना बहुत आसान है। तो इसलिए क्योंकि इसमें कोई साइलेंट वर्ड नहीं होता, इसमें सबका उच्चारण जिस वर्ण के लिए, जिस अक्षर के लिए जो उच्चारण निश्चित किया गया वही उच्चारण होता है। तो इसका प्रयोग करना बहुत मुश्किल नहीं होता, ये आसानी से सीखी जा सकती है। अब हम बात करेंगे देवनागरी लिपि और मानकीकरण की। मानकीकरण क्या होता है? मानकीकरण जब भाषा में बहुत सारे रूप विद्यमान होते हैं तो उसमें से जब हम किसी एक रूप को निश्चित कर देते हैं तो वो मानकीकरण कहलाता है। तो कहने का क्या मतलब है कि लिपि के विविध स्तरों पर पाई जाने वाली विषम रूपता को दूर करके एक रूपता लाना ही मानकीकरण कहलाता है। कि जब बहुत सारे रूप विद्यमान हो तो उसमें जब हम एक रूपता स्थापित कर देते हैं तो वो जो प्रक्रिया होती है वो मानकीकरण कहलाती है। तो मानकीकरण के भी कुछ बिंदु हैं जिन्हें आप नोट कर सकते हैं। पहला बिंदु ये है कि एक ध्वनि को अंकित करने के लिए विविध लिपि चिन्हों में से किसी एक को मान्यता दी जाती है। जैसे कि अ अक्षर जो है, पुरानी आप किताबें देखेंगे तो उसमें अ दूसरे तरीके से भी लिखा गया होता है। मैं यहाँ लिखकर आपको नहीं बता सकती हूँ, आप चाहें तो पुरानी कुछ किताबें निकाल कर देखेंगे तो आ जो है अलग तरीके से पहले लिखा जाता था। तो और दूसरा आ जो हम आज प्रयोग करते हैं, तो जब दो तरीके के आ मौजूद होंगे तो ये एक कन्फ्यूज़न की स्थिति हो जाती है। हमारे लिए तो हो ही जाएगी, साथ साथ उन लोगों के लिए भी हो सकती है जो हमारी भाषा सीखने का प्रयास कर रहे होंगे। तो इस दुविधा को दूर करने के लिए जो पुराने तरीके से आ लिखा जाता था उसको समाप्त करके जो अब आ लिखा जाता है उसको निश्चित किया गया है। इसी तरीके से झा, जिससे झा से झंडा, झा आपने कई जगह देखा होगा, वो भा की तरह लिखा जाता था, पीछे एक ऊ की मात्रा जैसा लगा के। ये मतलब लिख के बताने वाली चीज़ें हैं पर मैं लिख पाने में अभी असमर्थ हूँ, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको मैं बताकर ही इस बात को समझा सकूं कि पहले झा जो है भा की तरह लिखा जाता था, तो वो उसमें और फिर भा में थोड़ी कन्फ्यूज़न होती थी, तो इसलिए उसको हटाकर अभी जो झ लिखा जाता है झंडा वाला, उस तरीके से झ को निश्चित किया गया है। इसी तरीके से ण जो है, ण के भी दो तरीके से लिखे जाते थे। अभी जैसे एक छोटा सा गोला बनाकर पीछे एक लाइन डालकर लिखा जाता है ना, वो निश्चित किया गया है। तो इसमें क्या किया गया मानकीकरण में कि जो अक्षर दो तरीके से लिखे जाते थे उन दो अक्षरों को हटाकर एक अक्षर निश्चित किया गया है उन दोनों में से। दूसरा यह है कि ध्वनियों के उच्चारण में एक रूपता लाने की आवश्यकता होती है, क्योंकि जैसे हिंदी की हम बात करें, हिंदी की ही बात कर रहे हैं वैसे हम हिंदी की हम जब बात करते हैं तो हम देखेंगे कि हिंदी की बहुत सारी बोलियां हैं, हिंदी के बहुत सारे रूप प्रचलित हैं। तो उस स्थिति में क्या होता है कि एक कन्फ्यूज़न की स्थिति हो जाती है कि हम किस चीज़ को हम निश्चित करें, किस चीज़ को माने। जैसे कि एक शब्द है पैसा, उसे ही कई इलाकों में पैसा बोला जाता है और उसे ही पैसा बोला जाता है। तो जब तीन शब्द जब मौजूद होंगे तो किस तरीके से काम चल पाएगा, तो इसलिए पैसा शब्द जो है उसको मानक माना गया है और पैसा शब्द का प्रयोग मानक हिंदी में किया जाता है।
अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूं कि मानक लिपि का प्रयोग जो है वो राजभाषा के स्तर पर बहुत किया जाता है। राजभाषा जो है मानक भाषा ही है, तो वहाँ इनका प्रयोग किया जाता है। साथ में जब हम भाषा निश्चित करते हैं तब वो इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। इसके साथ साथ वर्तनी में भी एक रूपता लाने की आवश्यकता थी, तो इसलिए वर्तनी की शुद्धता के लिए भी मानकीकरण किया गया है। जैसे देवनागरी लिपि में एक शब्द लिखने के लिए ई का भी प्रयोग किया जाता है, या के पीछे ई की मात्रा ई का भी प्रयोग किया जाता है। इसी तरीके से या के ऊपर ए की मात्रा ये और ए दोनों का प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए क्या किया गया कि सरकार का जो शिक्षा मंत्रालय है उसकी जो वर्तनी समिति है उन्होंने कुछ निर्णय लेकर मानकीकरण की दिशा में कुछ काम किया है, जो मैं ये आपको बता देती हूँ। जैसे संज्ञा शब्दों का जब अंत होगा तो वहाँ ई का प्रयोग होगा, ई का या और ई की मात्रा वाला ई का प्रयोग नहीं होगा, वहाँ ई का प्रयोग होगा। ई मतलब बड़ी ई, जैसे कि मिठाई, भलाई, बुराई, पढ़ाई, लिखाई, खुदाई, इस तरीके के शब्द में ई का प्रयोग किया जाएगा, या और ई की मात्रा वाला ई का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इसी तरीके से भूतकालिक पुल्लिंग एक वचन रूप का जो रूप वाले जो शब्द होंगे उनका अंत में या आता है, और उसके बहुवचन रूप में ये आएगा, या के ऊपर ए की मात्रा, और उसका जब स्त्रीलिंग रूप हम बनाएंगे तो उसके पीछे या और बड़ी ई की मात्रा ये आएगा। जैसे कि आया, ठीक है, आया शब्द आएगा, उसका जब पुल्लिंग बनेगा तो आई बनेगा, और इसका जो शुद्ध प्रयोग होगा वो होगा आए, ठीक है। तो आया का बनेगा आई और आए। इसी तरीके से गया, गई और गए, ये इनके जो है शुद्ध रूप होंगे। एक बार मैं फिर से बता दूं, आया, आई और आए ये शुद्ध रूप होंगे। इसमें ए का प्रयोग नहीं किया जाएगा और इनमें ई का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इसमें आया में या, आई ई में या वाली और बड़ी की मात्रा, और आए में आ और या के ऊपर ए की मात्रा लगेगी। इसी तरीके से गया, गई और गए, इनमें भी ई का प्रयोग और ए का प्रयोग नहीं होगा। इसी तरीके से क्रियाओं का जो भूतकालिक पुल्लिंग एक वचन के अंत में आ आता है, उनके बहुवचन रूपों में ए और स्त्रीलिंग रूपों में ई का प्रयोग उचित होगा। जैसे कि हुआ में आ लगता है, तो उसी तरीके से जब इसका पुल्लिंग बनेगा तो हुई शब्द बनेगा, इसमें य नहीं आएगा, ई आएगा। इसी तरीके से हुए शब्द बनेगा, हु ए एड़ी वाला लगेगा, हु, और या के ऊपर ए की मात्रा नहीं लगेगी। इसी तरीके से विधि, क्रिया और अव्यय में ए का प्रयोग उचित होगा। जैसे कि चाहिए, उसमें या नहीं लगेगा। जैसे कई बच्चे चाहिए में पीछे या और ऊपर ए की मात्रा लगाते हैं, वो नहीं होगा। चाहिए ए लगेगा। चाहिए, दीजिए, लीजिए, कीजिए, पीजिए, इसलिए, के लिए, इनके लिए जो है ए का शब्द ए अक्षर प्रयोग किया जाएगा। ए यानी कि ए से एड़ी वाला ए। इसी तरीके से वर्गों के जो पंचाक्षर होते हैं, पंचाक्षर के बाद यदि उसी वर्ग का कोई वर्ण हो तो वहाँ अनुस्वार का प्रयोग होगा। जैसे कि वंदना, हिंदी, नंदन, चंदन, अंत, गंगा। कहने का मतलब यह है कि जैसे वंदना शब्द है तो द जो है ता, था, द, धा, न, यहाँ पे जो वंदना में न आ रहा है वो द वाली लाइन है। ये पूरी मतलब त वाली जो पूरी लाइन है उसमें न अंत में आता है और द बीच में आता है। तो क्योंकि ये एक ही लाइन के अक्षर हैं इसीलिए यहाँ पे न जो है आधा न लिख कर यहाँ पर बिंदी आएगी। इसी तरीके से हिंदी में भी ना लिख कर ऊपर बिंदी लगेगी क्योंकि द जो है उसी लाइन का अक्षर है। नंदन, चंदन, ये सारे इसी तरीके से अक्षर जो हैं बनेंगे। आगे अंग्रेज़ी के कुछ शब्द जो हैं वो हिंदी में अपना लिए गए हैं। इन्हें आगत शब्द हम कहते हैं। जैसे कि कॉलेज शब्द हो गया, ऑफिस हो गया, डॉक्टर हो गया, इन सबको जो है हमने हिंदी में अपना लिया है। तो जाहिर सी बात है कि इनको हम लिखेंगे कौन सी लिपि में, इनको हम लिखेंगे देवनागरी लिपि में। तो इनके लिए जो ओ की जो ध्वनि है, जैसे डॉक्टर में ओ की ध्वनि आ रही है, ऑफिस में ओ की ध्वनि आ रही है, डॉक्टर में ओ की ध्वनि आ रही है, इसके लिए क्या किया, जो आधा चंद्र बिंदु बनता है ना जिसमें बिंदी नहीं लगती है,
वो इसके लिए निश्चित किया गया है कि यहाँ पे ओ की ध्वनि के लिए ऊपर आधा जो है चंद्र बिंदु लगेगा। इसी तरीके से संस्कृत के कुछ शब्द जो विसर्ग युक्त हैं, यदि तो वो तत्सम रूप में हिंदी में लिखे जा रहे हैं तो विसर्ग उनमें लगेगा, और अगर वो तद्भव रूपों में लिखे जा रहे हैं तो उनमें विसर्ग नहीं लगेगा। इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण है दुख शब्द। कहीं आपने देखा होगा दुख में द के नीचे उ की मात्रा, फिर विसर्ग लगते हैं, 2 बिंदियां लगती हैं, उसके बाद ख लिखा जाता है। तो वो जो है वो तत्सम रूप है, इसलिए उसको वैसे लिखा गया है क्योंकि वो संस्कृत के निकट है। जब उसको हम तद्भव में लिखते हैं तब उसको हम द के नीचे उ की मात्रा और ख लिख देते हैं, तो वो भी लिखा जाता है और ये भी लिखा जाता है, दोनों ही बिल्कुल ठीक माने गए हैं। इसी तरीके से कुछ जो शब्द हैं, जैसे भैया शब्द होता है, उसको लिखा जाता था भ आधा य और फिर पूरा य और फिर आ की मात्रा। इसको हटाकर भैया शब्द को लिखने का जो मानक रूप माना गया है वो भा के ऊपर ए की मात्रा, मतलब 2 मात्राएं, और या के पीछे आ की मात्रा। इसी तरीके से रुपया, ठीक है, रुपया, इसको रुपया किया गया है। इसको र के पीछे उ की मात्रा, छोटे उ की मात्रा, पा के ऊपर ए की मात्रा यानी कि 2 मात्रा, य और आ की मात्रा, ठीक है। तो इसको जो है शुद्ध रूप माना गया है, इसको मानक रूप माना गया है। इसी तरह हिंदी के जो संख्यात्मक रूप है उनमें भी बहुत विविधता पाई गई है। तो इसमें जो है हिंदी निदेशालय दिल्ली ने इसका भी मानकीकरण किया है। इसमें मैं सब कुछ सारे जो संख्यात्मक शब्द मतलब है गिनती, काउंटिंग्स जो होती हैं, ठीक है। उन सबको बता पाना तो संभव नहीं है, लेकिन मैं कुछ उदाहरण दे सकती हूँ। जैसे कि पहला उदाहरण है 6, इंग्लिश में जिसे हम 6 कहते हैं, उसको कई जगह 6 बोलते हैं, कई जगह 6 बोलते हैं, कई जगह 6 बोलते हैं। तो उसके लिए जो मानक रूप निश्चित किया गया है वो 6 यूज़ किया गया है, छ और ह, ठीक है, या फिर छ और उसके पीछे विसर्ग, ये मानक रूप माना गया है। इसी तरीके से कई जगह 11 को 11 और कई जगह 11 कहा जाता है, तो उसको 11 जो है उसका मानक रूप निश्चित किया गया है, जो आधा ग या आ की मात्रा र और ह इसके लिए डिसाइड किया गया है। इस तरीके से 19 के लिए 19 और 19 ये जो हैं शब्द कई जगह बोले जाते थे, तो इसको 19 जो है इसका मानक रूप माना गया है। इसी तरीके से 24 को 24 बोला जाता था, तो इसके लिए 24 शब्द जो है निश्चित किया गया है, यानी कि च के ऊपर औ की मात्रा, बा में बड़ी ई की मात्रा और सा 24, ठीक है। इसी तरीके से 31, 31 को 31 भी कहा जाता था, 31 भी कहा जाता था, तो इसको 31 ई से शुरू करके 31 जो है इसको निश्चित किया गया है। इसी तरीके से ये जो 33 जो शब्द है उसको 33 कई जगह कहा जाता था, कई जगह 33 कहा जाता था, तो इसका जो लिपि निश्चित की गई है वो 33 निश्चित की गई है, यानी कि त में बड़ी ई की मात्रा 33, ठीक है। इसी तरीके से 34 को भी जो है बड़ी ई की मात्रा के साथ 34 किया गया, 35 किया गया, 36 मतलब बड़ी ई की मात्रा इनमें लगाई गई। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट है, ये है 39 यानी कि 39 को 39 मतलब लिखने में इसमें छोटी ई की मात्रा ल में लगाई जाती थी, इसको सही करके बड़ी ई की मात्रा लगाकर इसका रूप निश्चित किया गया है। इसके साथ साथ ये 95 जो शब्द 95 जो शब्द है इसको 95 ऐसे बोला जाता था, इसको 95 जो है इसका रूप निश्चित किया गया है। 79 का भी रूप निश्चित किया गया, 79 या 79 नहीं कहा जाएगा, इसको 79 कहा जाएगा बड़ी की मात्रा के साथ, ठीक है। इसी तरह बहुत सारे काउंटिंग्स हैं जो निश्चित की गई है, बहुत लंबी लिस्ट है, सब कुछ बता पाना मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन जितने मैंने उदाहरण बताए आप उतने भी लिख देंगे तो आपके लिए काफ़ी है। मुझे लगता है कि मैं आपकी बहुत सारी समस्याओं को इस वीडियो में हल कर पाई होंगी, और बहुत ध्यान से इस बात को सुनना कि ये जो मैंने लिपि का मानकीकरण बताया है यही मानक लिपि भी है,
तो जब क्वेश्चन आपको आए देवनागरी लिपि की विशेषता बताइए या मानक लिपि के बारे में बताइए, तो दोनों में लिखना सेम ही है, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, आज मुझे कुछ बच्चे वीडियोस पर कमेंट करके अपने बहुत अच्छे व्यूज़ मुझे देते हैं, जिससे मुझे और अच्छे वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलती है। मेरे वीडियोस आपके काम आ रहे हैं, इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती। और एक बच्चे ने कमेंट किया कि अब नहीं आती पुलिन पर प्रियतमा, चैप्टर बड़ा मुश्किल है, उस पर एक वीडियो बना दीजिए प्लीज़ मैम। और पीछे रोने वाली बड़ी सारी स्माइलीज उसमें डाल दी। तो रोने की कोई आवश्यकता नहीं है, इतना भी मुश्किल नहीं है जितना आपने समझ रखा है। मैं कोशिश करूँगी कि जल्द आपके एग्ज़ाम से पहले इस वीडियो को भी डाल दूँ। बाकी और भी कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड या सिलेबस से रिलेटेड हो, हाँ सिलेबस ज़रूर देख लीजिए, खासकर हिंदी बी वाले बच्चे बिल्कुल सिलेबस नहीं देखते हैं, तो सिलेबस देख लीजिए, ठीक है। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।